Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे इस रिद्धि एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BHIM 162 के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा यह वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचता रहे। और जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हमारे इस वीडियो से लाभ हो सके। और हमारी सपोर्ट, अगर हमारा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए और किसका वीडियो चाहिए। हम लोग वो वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास 8वीं सदी से 17वीं सदी तक। भारत का इतिहास 8वीं सदी से 17वीं सदी तक क्या था, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में, इग्नू के एग्जाम में आने वाले हैं। उसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। वो प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर से लेके 50 नंबर तक आप लोग देखते रहिए वो सारे प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे 50 क्वेश्चन जो है वो आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का ये फर्स्ट प्रश्न है दिया हुआ, 13वीं से 17वीं सदी के भारत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत की चर्चा कीजिए। अब 13वीं से 17वीं सदी के बीच में इतिहास को जानने के लिए हम लोग का जो साहित्यिक स्रोत का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है। सबसे पहले इसकी भूमिका को देखेंगे। इसकी भूमिका या परिचय में है, 13वीं से 17वीं सदी का काल भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज्यों और मुगल साम्राज्य के उदय और विकास का काल था। 13वीं से 17वीं सदी का काल जो था उसमें दिल्ली सल्तनत और क्षेत्रीय राज्यों और मुगल के साम्राज्य का उदय हुआ था। इस अवधि में इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोत का विशेष महत्व है। इन स्रोतों से तकनीकी, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि इसमें कुछ लेखकों का व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी मिलता है, फिर भी इतिहास लेखन में इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी में है साहित्यिक स्रोत के प्रमुख प्रकार। अब साहित्यिक स्रोत के क्या क्या प्रकार हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है फारसी इतिहास ग्रंथ। फारसी इतिहास ग्रंथ क्या है ये देखना है। सल्तनत और मुगल काल में अधिकांश इतिहास फारसी भाषा में लिखी गई थी। इन ग्रंथों में से शासन, युद्ध, प्रशासन और शासकों की नीति की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में क्या क्या मिलता है? शासन, युद्ध, प्रशासन और शासकों की नीति की जानकारी मिलती है। प्रमुख ग्रंथ है तबकात ए नर्सरी। तबकात ए नर्सरी मिनहाज उल सिराज ने लिखी थी। फिर है तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। और तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीम ने लिखा था। महत्व, अब इसका महत्व क्या है? दिल्ली सल्तनत में जो हम लोग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना है उसका महत्व क्या है? सल्तनत काल में राजनीतिक इतिहास का प्रमुख आधार बना। प्रशासनिक व्यवस्था एवं दरबारी जीवन की जानकारी मिलती है। फिर मुगल कालीन साहित्य। मुगल काल में जो साहित्य मिला था उनसे क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासकों के समय अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। मुगल जो शासक थे उसके समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे। प्रमुख ग्रंथ में है अकबरनामा। अकबरनामा जिनकी रचना अबुल फजर ने की थी। अकबर
आईने ए अकबरी का भी जो लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर ने स्वयं अपने बारे में लिखा था। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। महत्व, अब ये क्या महत्व रखता है? प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सेना, समाज एवं संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है। अब इन सभी बुकों में हम लोगों को प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सेना और समाज संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है। अकबर की नीतियों और शासन व्यवस्था का प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हम लोगों को मुगल काल के बारे में सब सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, ज़्यादातर अकबर के बारे में। आत्मकथा और एवं संस्मरण, आत्मकथा क्या है और संस्मरण क्या है? आत्मकथा जो हम अपने मन से बोलते हैं उसको आत्मकथा कहा जाता है, जो हम अपने बारे में जानते हैं। कुछ शासकों ने स्वयं अपने जीवन का वर्णन किया था। कुछ शासक जो थे वो अपने जीवन का वर्णन स्वयं किए थे, उसी को आत्मकथा कहा जाता है। जैसे बाबरनामा को बाबर ने स्वयं लिखा था। तुझे के जहांगीरी को जहांगीर ने स्वयं लिखा था। महत्व, अब इनका क्या महत्व है? तकनीकी घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है। शासकों के व्यक्तित्व एवं शासन शैली की जानकारी मिलती है कि शासन लोग कैसे चलाते थे, क्या करते थे। विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत, अब विदेशी यात्री जो है वो घूमे फिरे, इधर उधर यात्रा किए, वो अपने यात्रा वृत्तांत में क्या क्या लिखे, उनके घूमने में, सर्च करने में क्या क्या मिला, वो क्या क्या लिखे, इसके बारे में दिया हुआ है। भारत आए विदेशी यात्रियों ने यहाँ समाज और शासन का वर्णन किया। वे जब यहाँ आए थे तो यहाँ के समाज और शासन का वर्णन किए। प्रमुख यात्री थे जो भारत आए थे विदेश से: इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, फास्वा वार्नियल और जा बस्तिप्स ट्रैवनियर। महत्व इसका क्या था? ये महत्व था कि भारतीय समाज, व्यापार, नगरों और आर्थिक जीवन का निष्पक्ष विवरण मिलता है। विदेशी दृष्टिकोण से भारत का अध्ययन करना इससे आसान हो जाता है। भक्ति एवं सूफी साहित्य, भक्ति और सूफी साहित्य, इस बारे में क्या लिखे हैं अब उनके बारे में पढ़ना है। भक्ति संतों और सूफी संतों की रचनाएं समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण जानकारी देती है। भक्ति संत और सूफी संत जो लिखे हैं उसमें समाज और संस्कृति के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख संत थे, अब हम लोग को जो संत प्रमुख थे उनके बारे में है। उनमें कबीर प्रमुख थे, गुरु नानक प्रमुख थे, तुलसीदास प्रमुख थे, सूरदास प्रमुख थे और मीराबाई प्रमुख थे। महत्व, इनका क्या महत्व हुआ? धार्मिक सुधारों एवं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया। जो ये किताब लिखे इसके बारे में हम लोग धार्मिक सुधार और समाज में परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। जन जीवन और सांस्कृतिक समन्वय की जानकारी इससे प्राप्त होती है। फिर क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, हमारे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका साहित्य में क्या क्या वर्णन किया गया है, इससे जानकारी प्राप्त करेंगे। इस काल में हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में अनेक रचनाएं हुई हैं। कौन कौन भाषा था? हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु इत्यादि भाषाएं में रचना हुई है। महत्व क्या था इसका? स्थानीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी, इससे हम लोग को स्थानीय इतिहास मतलब आसपास के इतिहास की जानकारी और संस्कृति की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय समाज एवं परंपराओं का वर्णन, इससे हमारे क्षेत्रीय समाज और परंपराओं का वर्णन करने में आसान हो जाता है। साहित्य स्रोतों का महत्व, अब साहित्य स्रोत जो मिले हैं उनसे हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है उसके बारे में देखना है। राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण, इस साहित्यिक स्रोत से हम राजनीतिक इतिहास को फिर से निर्माण कर सकते हैं। प्रशासन एवं शासन प्रणाली की जानकारी, इससे हम प्रशासन और शासन कैसे चला सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन, इससे हम सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं कि हम कैसे अपने समाज को चला सकते हैं, कैसे अपने जीवन को चला सकते हैं। धार्मिक एवं संस्कृति विकास की जानकारी, इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का विकास कैसे हुआ।
कला, साहित्य और स्थापत्य के विकास का वर्णन। इससे कला, साहित्य और स्थापत्य के विकास के बारे में जानेंगे कि उनका वर्णन कैसे किया गया। साहित्य स्रोत की सीमाएं। अब कोई चीज की सीमाएं, लाभ होती है, हानि होती है, किसी की सीमाएं होती है, तो साहित्य स्रोत की क्या क्या सीमाएं हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कई लेखक शासकों के संरक्षण में थे। कई लेखक जो है वो शासक के संरक्षण में थे, इसलिए पक्षपात मिलता है। जो उनके समर्थन में थे वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें को लिखे, इसलिए उनके बारे में पक्षपात भी मिल सकता है। कुछ घटनाओं का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया, मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बताया गया। किसी ने किया कुछ थोड़ा सा कम, लेकिन उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बताया गया। सामान्य जनता के जीवन का सीमित विवरण मिलता है। सामान्य जनता जो है उसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी प्राप्त होती है। इससे सभी क्षेत्रों की समान जानकारी उपलब्ध नहीं है और सभी क्षेत्र की जो है उसके बारे में पूरी सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, कुछ कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। निष्कर्ष। अब है कि निष्कर्ष क्या निकला। 13वीं-17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन किए, उससे हम लोग को क्या निष्कर्ष निकला। 13वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के इतिहास के अध्ययन में फारसी इतिहास ग्रंथ, मुगल कालीन साहित्य, आत्मकथाएं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, भक्ति सूफी साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यद्यपि इनमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी अभिलेखों, सिक्कों और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मिलकर इनका उपयोग करने से इन काल के इतिहास का व्यापक और विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसका सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों एवं भारतीय प्रतिरोधों पर निबंध लिखिए। मोहम्मद गौरी जो थे वो हमारे भारत पे आक्रमण किए थे और भारतीयों ने उनका प्रतिरोध किया था, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। सबसे पहले इसके देखेंगे भूमिका या परिचय। मोहम्मद गौरी जो कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इनका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, 12वीं शताब्दी का एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने भारत में केवल लूट के उद्देश्य से नहीं बल्कि स्थानीय शासन स्थापित करने के उद्देश्य से कई आक्रमण किए थे। ये बस केवल भारत में लूटने नहीं आया था, बल्कि अपना स्थानीय शासन भी स्थापित करने आए थे। उनके आक्रमणों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर भारतीय शासकों ने भी उसका डटकर प्रतिरोध किया, विशेषकर पृथ्वीराज चौहान। सबसे ज्यादा मोहम्मद गौरी का किसने विरोध किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे आक्रमण किए, उसमें से कुछ प्रमुख आक्रमण हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे प्रमुख आक्रमण कौन कौन थे। पहला प्रमुख आक्रमण है मुल्तान पर आक्रमण, जो कि 1175 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था, 1175 में। गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। इस विजय से उसे भारत में प्रवेश का मार्ग मिल गया। सबसे पहले आक्रमण से उसे भारत में प्रवेश का मार्ग मिल गया था। दूसरा है गुजरात पर आक्रमण 1178। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण जो किया था सबसे महत्वपूर्ण में, वो है गुजरात का आक्रमण 1178 में। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया। यह गौरी की पहली बार हार हुई थी। गौरी की पहली बार किससे हार हुई थी, तो भीम द्वितीय से। कहाँ पे, गुजरात के चालुक्य शासक के द्वारा। फिर पंजाब पर अधिकार। अब उसने पंजाब पे अधिकार कर लिया, प्रवेश किया, तो पंजाब पे अधिकार करने के लिए क्या किया, गौरी ने पेशावर, लाहौर, पंजाब के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार किया गौरी ने, पेशावर, लाहौर और पंजाब के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया। इससे भारत में उसकी स्थिति मजबूत हो गई। फिर तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, वो कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया। गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया।
तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, जिससे गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया। दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने बेहतर तैयारी के साथ पुनः आक्रमण किया। जब फर्स्ट युद्ध में हार गया तो उसने फिर से पुनः आक्रमण द्वितीय युद्ध में किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। उस बार गौरी पराजित हुआ फर्स्ट युद्ध में, तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। फिर हुआ चंदवाड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में। फिर युद्ध हुआ चंदवाड़ का 1194 में। गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया। फिर गौरी ने कन्नौज के राजा जो थे जयचंद्र, उनको हरा दिया। उसके बाद उत्तर भारत के बड़े भाग पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। जब वो चंदवाड़ के राजा जयचंद्र को हरा दिया तो उसने भारत के बड़े भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। भारतीय प्रतिरोध में देखेंगे कि कौन कौन ने गौरी का प्रतिरोध किया और कैसे किया। पहले प्रतिरोध में थे पृथ्वीराज चौहान का प्रतिरोध। पृथ्वीराज चौहान ने वीरता से गौरी का सामना किया। प्रथम तराइन युद्ध में उसे पराजित किया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है भीम द्वितीय का प्रतिरोध। भीम द्वितीय ने उन्हें गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर उसके विस्तार को कुछ समय के लिए रोक दिया। जब वो पंजाब के प्रवेश किया था उसी समय भीम द्वितीय ने उनका प्रतिरोध किया था। फिर है जयचंद का संघर्ष। कन्नौज के राजा जयचंद ने भी गौरी का विरोध किया, किंतु चंदवाड़ के युद्ध में जयचंद पराजित हो गए थे। क्या चंदवाड़ के युद्ध में कब पराजित हुए थे? 1194 में। राजपूतों की वीरता। अब राजपूतों की वीरता देखेंगे कि उनकी वीरता में कैसे थे। उनके राजपूत शासकों ने साहसपूर्वक विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। राजपूत जो थे वो साहसपूर्वक विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किए थे, लेकिन आपसी एकता उन लोगों में कमी था। आपसी एकता का अभाव के कारण वे अस्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि आपस में ही उन लोगों में एकता नहीं था, जिसके कारण वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उससे हार गए। गौरी की सफलता का कारण। गौरी की सफलता के क्या कारण थे? भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता अभाव। भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता का अभाव था, जिससे गौरी सफल हुआ। राजपूत शासकों के बीच आपसी संघर्ष। राजपूत जो थे वो आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, जिससे गौरी को फायदा हो गया कि वो सफल हो गया। गौरी की संगठन एवं अनुशासित सेना। गौरी की संगठित और अनुशासित सेना जो थी उसकी सफलता का कारण बनी। श्रेष्ठ सैन्य रणनीति और घुड़सवार सेना का प्रभावी प्रयोग। फिर एक गौरी के आक्रमणों का प्रभाव। गौरी के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि गौरी के आक्रमण का क्या प्रभाव रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। गौरी जब आक्रमण किया, इससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तर भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई। प्रशासन, सेना, राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन युग का विस्तार हुआ। अब जब गौरी आक्रमण किया उससे निष्कर्ष क्या निकले थे? मोहम्मद गौरी के आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यद्यपि भारतीय शासकों विशेषकर पृथ्वीराज चौहान ने साहसपूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन राजनीतिक विखंडन और आपसी मतभेद के कारण वे विदेशी आक्रमणों को अस्थायी रूप से रोक नहीं सके और गौरी की विजय ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का आधार तैयार किया और भारतीय इतिहास में नई दिशा निर्धारित की। अब हम लोग गौरी के बारे में पढ़ें। अब हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। 3 में है 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान समाज में शिल्पकारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान समाज में शिल्पकारों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। इसके बारे में हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी भूमिका और परिचय को देखेंगे कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज में कृषि के साथ साथ शिल्प एवं उद्योग का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ।
कृषि का तो विकास हो ही रहा था, इसके साथ साथ शिल्प और उद्योग का भी विकास हुआ। इस काल में शिल्पकार वस्तुओं के निर्माण, व्यापार तथा नगरों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वस्त्र, धातु, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और आभूषण निर्माण जैसी अनेक शिल्प विकसित हुए थे। शिल्पकारों की स्थिति। अब शिल्पकारों की स्थिति कैसी थी? आर्थिक महत्व से देखेंगे कि शिल्पकारों की स्थिति की थी। शिल्पकार नगरों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थे। उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में व्यापार होता था। वो जो वस्तुएं निर्माण करते थे उससे उनके देश विदेश में व्यापार होता था। प्रमुख शिल्प में क्या क्या थे? वस्त्र निर्माण, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण, पत्थर एवं लकड़ी की कारीगरी, जो कि लोगों के द्वारा खूब पसंद की जा रही थी। श्रेणी व्यवस्था में क्या है वो उसको देखना है। शिल्पकार अपने अपने श्रेणी संगठनों में संगठित रहते थे। ये संगठन उत्पादन, गुणवत्ता और व्यापार का नियमन करते थे। सामाजिक स्थिति। अब इससे समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी? अधिकांश शिल्पकार विशिष्ट जातियों से संबंधित थे। उनकी सामाजिक स्थिति कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न थी। सबका कार्य अलग था तो उनकी सामाजिक स्थिति भी भिन्न भिन्न थी। राजकीय संरक्षण। अब उन्हें राजाओं से कैसे संरक्षण प्राप्त था? उनके शासकों ने मंदिरों, महलों और नगरों के निर्माण में शिल्पकारों को संरक्षण दिया। मतलब जब वो मंदिर, महल और नगर का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इससे स्थापत्य कला का एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। व्यापार में योगदान। अब शिल्पकारों का व्यापार में क्या योगदान रहा ये जानना है। शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार होता था, जिससे राज्य की आय और नगरों का विकास हुआ था। फिर शिल्पकार के महत्व क्या थे इसके बारे में देखना है। आर्थिक विकास में योगदान हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े, कला और संस्कृति में संरक्षण प्राप्त हुआ, व्यापार एवं नगरों के विकास में ये शिल्पकार सहायता प्रदान किए। निष्कर्ष क्या निकला? अब शिल्पकार जब इतना काम किए, इतना आगे बढ़े तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? 8वीं से 12वीं शताब्दी में शिल्पकार भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के महत्वपूर्ण आधार थे। उन्होंने उद्योग, व्यापार, कला तथा स्थापत्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्रेणी व्यवस्था, राजकीय संरक्षण तथा बढ़ते व्यापार के कारण इस काल में शिल्पकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग हमारे मेहनत को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और आप लोग को भी फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 4। मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान के विकास पर टिप्पणी लिखिए। मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान का विकास कैसे हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले इसकी देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विज्ञान में अनेक सुधार हुए, जिनके कारण उत्पाद बढ़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। शासकों ने सिंचाई, नई फसलें तथा कृषि तकनीकी को प्रोत्साहन दिया। मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान। अब मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में देखना है। सबसे पहले सिंचाई का विकास। पहले सिंचाई का विकास कैसे हुआ? सिंचाई का विकास होगा तो ही तो कृषि का विकास होगा। कुआं, तालाब, नहरें, बावड़ियों का निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक शहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने उस समय अनेक शहर का निर्माण करवाए थे। नई कृषि तकनीक, हल, बैल तथा अन्य कृषि उपकरणों का अधिक उपयोग होने लगा। खेती की पद्धतियों में सुधार हुआ। फिर नई फसल का उत्पादन। नई फसल में कौन कौन उत्पादन हुआ? गन्ना, कपास, धान, गेहूं, जौ, दाल की खेती का विस्तार हुआ। बागवानी और फल उत्पादन को भी बढ़ावा मिला। फिर भूमि सुधार।
अनुपयोगी भूमि को खेती योग्य बनाया गया। नई बस्तियां बसाकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। फिर है राजकीय संरक्षण। अब उन्हें राजाओं का संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ ये देखेंगे। शासकों ने किसानों को सिंचाई सुविधा एवं कृषि विज्ञान के लिए सहायता प्रदान की। भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार किए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। अब गांव में अर्थव्यवस्था का विकास इससे कैसे हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ने से व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। कृषि जो उत्पाद बढ़ा उससे व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। अब कृषि के विकास होने से महत्व क्या क्या हुए, इससे क्या क्या फायदे हुए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि आई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जब कृषि बढ़ा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। फिर व्यापार एवं राजस्व में वृद्धि हुई। किसानों की आजीविका में सुधार हुआ। फसल ज़्यादा उगे तो किसानों के पास ज़्यादा आमदनी आया। निष्कर्ष क्या निकले। मध्यकालीन भारत में कृषि विज्ञान का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार था। सिंचाई, नई कृषि तकनीकों और राजकीय संरक्षण के कारण कृषि उत्पादन बढ़ा और देश की आर्थिक समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान मिला। जब कृषि का उत्पादन बढ़ा तो हमारे देश में आर्थिक उन्नति हुई। प्रश्न संख्या देखेंगे 5 में है दिल्ली सल्तनत के अधीन महासागरीय व्यापार पर चर्चा कीजिए। कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो थे महासागर में जो व्यापार हो रहे थे उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। सबसे पहले इसकी देखेंगे भूमिका या परिचय। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 ईस्वी के समय में भारत में चला था। दिल्ली सल्तनत के समय भारत का समुद्री यानी महासागरीय व्यापार अत्यंत विकसित था। भारत के पश्चिम और पूर्वी तट के बंदरगाहों से एशिया, अरब, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों के साथ व्यापार होता था, क्योंकि एक तरफ अरब सागर था, दूसरा तरफ प्रशांत महासागर थे। इससे हमारा देश में व्यापार स्टार्ट हो गया था दोनों महासागरों के कारण। इस व्यापार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया। महासागरीय व्यापार की प्रमुख विशेषता। महासागरीय व्यापार जो उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले बंदरगाह जो थे वो बनाए गए थे। खंभात यानी खंबे बंदरगाह बना था। सूरत बंदरगाह बना था। कालीकट बंदरगाह बना था। कालीकट, कुन्नूर, मछलीपट्टनम जैसे व्यापारिक बंदरगाह प्रमुख केंद्र थे जहाँ से व्यापार होता था। फिर निर्यात की वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं हमारे देश से बाहर जाती थी। सूती एवं रेशमी वस्त्र, मसाले, चीनी, नील, कीमती पत्थर और हस्तशिल्प की वस्तुएं जो थे वो बाहर बेची जाती थी। आयात की वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तु विदेश से हमारे देश में आते थे। घोड़े, रेशम, मोती, सोना चांदी, विलासिता की वस्तुएं हमारे जो भारत में है विदेश से आया करते थे। विदेशी व्यापार संबंध। अब विदेशी के साथ हमारे व्यापार के कैसे संबंध थे। अरबी देशों के साथ थे, फारस देश के साथ थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था, चीन के साथ व्यापारिक संबंध था, पूर्वी अफ्रीका के साथ हमारा व्यापारिक संबंध था। व्यापारियों की भूमिका। व्यापारियों ने अपनी अपनी क्या भूमिका निभाई थी। भारतीय, अरब और फारसी व्यापारी समुद्री व्यापारी में सक्रिय थे। व्यापारिक नगरों का तेजी से विकास हुआ था। राज्य की भूमि। अब राज्य की भूमि कैसी थी। राज्य की भूमिका व्यापार करने में राज्य की भूमिका क्या रही थी। सल्तनत शासकों ने बंदरगाहों की सुरक्षा तथा व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। राज्य ने जो थे वो बंदरगाहों की सुरक्षा ज़्यादा कर दी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। व्यापार को राज्य को सीमा शुल्क एवं अन्य करों के रूप में आय प्राप्त होती थी। व्यापार से राज्य जो थे वो व्यापार जब करने जाता था कोई तो उससे सीमा शुल्क और अन्य करों के रूप में उससे लाभ प्राप्त करते थे। महत्व ये था कि भारत में आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी और व्यापारिक नगरों का विकास हुआ था। सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क बढ़े थे। शिल्प एवं उद्योग को प्रोत्साहन मिला था।
जब समुद्री व्यापार होने लगे तो शिल्प और उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष क्या निकले? दिल्ली सल्तनत के काल में महासागरीय व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था। विकसित बंदरगाहों, विदेशी व्यापारियों संबंधों तथा भारतीय गतिविधियों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 6। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। जो विजयनगर साम्राज्य थे उनमें मंदिरों की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोगों को देखना है। पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक था? 1336 से 1646 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। मंदिरों के पास विशाल भूमि, धन संपत्ति तथा अनेक कर्मचारी होते थे, इसलिए विजयनगर की अर्थव्यवस्था में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मंदिर की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। मंदिर की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी उसके बारे में जानना है। भूमि का स्वामित्व यानी कि भूमि का मालिक। मंदिरों को राजा तथा धनी व्यक्तियों द्वारा भूमि दान दी जाती थी। मंदिरों को राजा तथा धनी व्यक्तियों के द्वारा दान दिया जाता था। इस भूमि से प्राप्त आय मंदिरों की संरचना में उपयोगी होते थे। रोजगार का केंद्र। अब इससे रोजगार के केंद्र कैसे बने? मंदिर में पुजारी, संगीतकार, नर्तक, शिल्पकार तथा अन्य कर्मचारी कार्य करते थे, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल जाता था। इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता था। कृषि का विकास। अब मंदिर निर्माण से कृषि का विकास कैसे हुआ? मंदिर अपनी भूमि पर खेती करवाते थे। जो मंदिर थे उसके आसपास जो भूमि बचा रहता था उस पर खेती की जाती थी। सिंचाई एवं कृषि विकास में योगदान देते थे। व्यापार का संरक्षण। अब इससे व्यापार को कैसे संरक्षण मिलता था? मंदिर स्थानीय व्यापारियों को सहायता देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मंदिर में भी काम करते थे। धार्मिक मेलों के कारण व्यापार को बढ़ावा मिलता था, क्योंकि मेला लगता था तो आसपास दुकान वगैरह लगाया जाता था, जिससे लोग आते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते पीते थे और सामान खरीदते थे, जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान। शिक्षा, कला, संगीत, साहित्य के संरक्षण में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जब मंदिर निर्माण हुआ तो उनके महत्व क्या क्या हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, कृषि और व्यापार का विकास हुआ, कला एवं संस्कृति का संरक्षण हुआ, समाज में रोजगार के अवसर बढ़े। फिर निष्कर्ष। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण से क्या निष्कर्ष निकला? विजयनगर साम्राज्य में मंदिर अर्थव्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक जीवन के प्रमुख आधार थी। मंदिरों में कृषि, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर राज्य की समृद्धि को बढ़ाया गया। क्वेश्चन संख्या देखेंगे 7 में है महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय थे उनके बारे में हम लोग को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है कि वे क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, सब बारे में जानना है। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे भूमिका या परिचय। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का एक प्रमुख भक्ति संप्रदाय था, जिसका केंद्र पंढरपुर में भगवान विठोबा यानी विठ्ठल की भक्ति था। इस संप्रदाय का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी थी। वारकरी संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? विठोबा की उपासना। वे विठोबा को मानते थे और उनकी उपासना करते थे। वारकरी भगवान विठोबा को अपना आराध्य देव मानते थे। भक्ति पर बल। कर्म कांड की अपेक्षा सच्ची भक्ति, प्रेम और ईश्वर भक्ति को महत्व देते थे। वारकरी संप्रदाय जो है कर्म कांड की अपेक्षा सच्ची भक्ति, प्रेम और ईश्वर को महत्व देते थे। सामाजिक समानता। वारकरी संप्रदाय जो है जाति पाति, ऊंच नीच या भेदभाव का विरोध करते थे और वे सभी मनुष्य को एक समान मानते थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन थे?
संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकानाथ, संत तुकानाथ, ये सब वारकरी संप्रदाय के संत थे। वार्षिक यात्रा, वे कहाँ कहाँ यात्रा कैसे करते थे? अनुयायी प्रतिवर्ष पंढरपुर की यात्रा करते थे और इस संप्रदाय की प्रमुख परंपरा थी कि वे हमेशा जब भी होते थे पंढरपुर की यात्रा करते थे। महत्व, अब इनके महत्व क्या थे? भक्ति आंदोलन को इससे बल मिलता था, सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश फैल जाता था, मराठी भाषा और साहित्य का विकास हुआ था, धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिला था। निष्कर्ष, अब इनसे क्या निष्कर्ष मिला? वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र में भक्ति, समानता और मानवता पर और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाया। संतों की शिक्षाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया तथा भक्ति आंदोलन को सशक्त बनाया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, उनकी विशेषताओं को बताइए और उनकी व्याख्या कीजिए। इसमें देखेंगे भूमिका या परिचय की मनसबदारी व्यवस्था थी क्या, कैसे, कहाँ स्टार्ट हुई थी, क्या होता था उसमें। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सम्राट अकबर ने की थी। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सम्राट अकबर ने। मनसब का अर्थ पद या रैंक था। जैसे हम लोग को अभी रैंक मिलता है ना, रैंक 1, रैंक 2, वैसे मनसबदार का अर्थ क्या था? पद या रैंक। इस व्यवस्था के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, सैन्य दायित्व तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। इसमें देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था में प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। मनसबदारों को पद या मनसब प्रदान किया जाता था। जात या सावर के आधार पर उनका दर्जा निर्धारित होता था। मनसबदारों को सैनिक रखने की जिम्मेदारी होती थी। वेतन नगद और जागीर के रूप में दी जाती थी। नियुक्ति, प्रोन्नति और पदोन्नति के आधार पर सम्राट के पास था। इससे प्रशासन और सेना पर सम्राट का नियंत्रण मजबूत हो गया था। निष्कर्ष क्या निकला था? मनसबदारी प्रथा से हम लोग को निष्कर्ष क्या निकला था? क्योंकि इसके संस्थापक जो थे वो सम्राट अकबर थे। मनसबदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह एवं साम्यवादी परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दारा सिकोह और दारा सिकोह एवं साम्यवादी परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब दारा सिकोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और साम्यवादी परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भूमिका या परिचय में दिखेंगे। दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र थे दारा सिकोह, पर औरंगजेब ने शासन किया था। वह धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के समन्वय का समर्थक थे। उनका भारतीय संस्कृति में हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने भारतीय परंपराओं में क्या किए थे कि हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किए थे। प्रमुख बिंदु में देखेंगे, दारा सिकोह धार्मिक उदारता का समर्थक था। उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। वो बहुत ही पढ़े लिखे माने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मजमा उल बहरीन ने हिंदू और इस्लाम धर्म की समानताओं का वर्णन है। उसने सूफी और भक्ति परंपराओं को निकट लाने का प्रयास भी किया था। वह संस्कृति समन्वय का प्रतीक माना जाता था। निष्कर्ष क्या निकले थे? दारा सिकोह ने धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति समन्वय की भावना को बढ़ा दिया। उनका योगदान भारतीय संस्कृति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहोम राज्य के अधीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अहोम राज्य के अधीन आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोगों को जानना है। इस सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। अहोम राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में असम में हुई थी। यह राज्य कृषि प्रधान था तथा इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय
व्यापार पर आधारित थी। प्रमुख बिंदु में देखेंगे, कृषि आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार थी। धान प्रमुख फसल थी। पाइक प्रणाली के माध्यम से श्रम और प्रशासन का संचालन होता था। हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग विकसित थी। स्थानीय एवं क्षेत्रीय व्यापार का विकास हुआ था। राज्य की आय मुख्यतः कृषि एवं करों से प्राप्त होती थी। निष्कर्ष, अहोम राज्य की निष्कर्ष में निकला क्या बताते हैं। अहोम राज्य की अर्थव्यवस्था संगठित, कृषि आधारित तथा आत्मनिर्भर थी, जिसने राज्य की स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली क्या थी। एकता प्रणाली क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम लोग को बताना है कि एकता प्रणाली क्या थी, कब शुरुआत हुई थी, इसके बारे में, इसकी विशेषताओं को, जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी। एकता प्रणाली जो थी दिल्ली सल्तनत की प्रमुख प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी। प्रशासन में भी प्रमुख थी और राजस्व में भी प्रमुख थी। इसमें अधिकारियों को वेतन के स्थान पर किसी क्षेत्र का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इसमें अधिकारियों को वेतन नहीं देके बल्कि किसी क्षेत्र का राजस्व वसूलने के लिए बोला जाता था। प्रमुख विशेषताएं क्या थी, एकता प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एकता भूमि का स्वामित्व नहीं बल्कि राजस्व वसूली का अधिकार था। एकता प्राप्त अधिकारी को एकतादार कहा जाता था। एकतादार प्रशासन एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखते थे। वह निर्धारित राजस्व सुल्तान के कोष में जमा करते थे। सुल्तान आवश्यकता पड़ने पर एकतादार का स्थानांतरण कर सकता था। इससे प्रशासन और राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई। निष्कर्ष क्या निकला, एकता प्रणाली का निष्कर्ष क्या निकला। एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार थी। जिसने शासन को प्रभावी बनाने में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए कि भक्ति आंदोलन है क्या, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, कहाँ शुरू हुई। सबसे पहले इसको देखेंगे भूमिका या परिचय। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश देना था। प्रमुख विशेषता में है, ईश्वर की भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग माना गया। जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया गया। कर्म कांड व अंधविश्वास की आलोचना की गई। सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया। स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए गए। प्रेम, मानवता और समानता का संदेश दिया गया। भक्ति आंदोलन के निष्कर्ष क्या निकले। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति एकता को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि सूफी आंदोलन क्या थे, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आध्यात्मिक आंदोलन था। सूफी आंदोलन जो था मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आध्यात्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रेम, सेवा, सहिष्णुता तथा ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति प्रदान करना था। सूफी संतों ने सभी धर्मों के लोगों को समान दृष्टि से देखा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को क्या है वो हम लोग देखते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। सूफी संत प्रेम, भक्ति, आत्मसमर्पण के माध्यम से ईश्वर में विश्वास करते थे। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान किया तथा आपसी भाईचारे का संदेश दिया। सादा जीवन। सूफी संत जो है सादगी, त्याग और सेवा को आदर्श मानते थे। मानव सेवा। गरीबों एवं जरूरतमंदों की सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा माना गया। खानकाहों की स्थापना। सूफी संत ने खानकाहों के माध्यम से शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रमुख सूफी संत कौन कौन थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती इत्यादि प्रमुख सूफी संत थे। निष्कर्ष क्या निकला? सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में प्रेम, समानता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का संदेश फैलाया। इसने भारतीय संस्कृति में सामाजिक एवं धार्मिक समन्वय को मजबूत किया। प्रश्न संख्या देखेंगे 14। मध्यकालीन भारत में नगरों के विकास के कारण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि मध्यकालीन भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ और उनकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में व्यापारियों, उद्योगों, प्रशासन तथा शिल्प के विकास के कारण अनेक नगरों का उदय हुआ था। ये नगर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र बन गए थे। नगरों के विकास के क्या कारण थे? व्यापारिक एवं वाणिज्यिक विस्तार। नगरों के विकास से व्यापारिक और वाणिज्यिक विस्तार होने लगे। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार बढ़ने से अनेक व्यापारी नगर विकसित हुए। शिल्प एवं उद्योग। नगर जब विकसित हुआ तो शिल्प और उद्योग भी विकसित हुए। वस्त्र उद्योग, धातु आभूषण और हस्तशिल्प उद्योग के कारण नगर का विकास हुआ। प्रशासनिक केंद्र। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे नगर प्रशासन एवं शासन के प्रमुख केंद्र बन गए थे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। काशी, अजमेर, मथुरा आदि नगर धार्मिक महत्व के कारण विकसित हुए। राजकीय संरक्षण। शासकों ने सड़कों, किलों, बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, जिससे नगरों का विस्तार हुआ। नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? विकसित बाजार और व्यापारिक केंद्र बना। शिल्पकारों एवं व्यापारियों की बड़ी संख्या में वृद्धि हुई। किला, महल एवं सार्वजनिक भवन बने। संस्कृति एवं शैक्षणिक गतिविधियों का विकास हुआ। बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक समाज का निर्माण हुआ। निष्कर्ष। नगर निर्माण में निष्कर्ष क्या निकला? मध्यकालीन भारत के नगर आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन नगरों ने व्यापार, उद्योग, कला और संस्कृति को नई दिशा दी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15। मध्यकालीन भारत की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग मुख्य आधार कृषि ही है। इसलिए शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व था। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भूमि राजस्व व्यवस्था को अधिक संगठित बनाया गया, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई और प्रशासन को मजबूती मिली। भूमि राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कृषि पर आधारित राजस्व। भूमि से प्राप्त उपज पर कर लगाया जाता था, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भूमि का सर्वेक्षण। मुगल काल में भूमि का मापन एवं वर्गीकरण किया गया ताकि उचित कर निर्धारित किया जा सके। कर की दर। सामान्यतः उपज का लगभग 1/3 कर के रूप में लिया जाता था। राजस्व अधिकारी जो थे, राजस्व संग्रह के लिए अमील, कानूनगो, पटवारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। टोडरमल व्यवस्था। अकबर के समय हुई थी टोडरमल व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने 10 साला प्रणाली लागू की, जिससे राजस्व व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और न्याय संगत बनी। इसे ही टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है। महत्व। इस व्यवस्था से राज्य की आय बढ़ी। ये जितनी व्यवस्था हुई थी, इससे राज्य की आय बढ़ी, प्रशासन मजबूत हुआ तथा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष क्या निकला? मध्यकालीन भारत की भूमि राजस्व व्यवस्था राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार थी। विशेषकर अकबर के काल में इसमें
हुए सुधारों ने प्रशासन और कृषि दोनों को सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें अधिकारियों एवं मनसबदारों को वेतन के बदले किसी क्षेत्र की आय जागीर दी जाती थी। जागीर का स्वामित्व राजा के पास रहता था, जबकि जागीरदारी केवल उसका राजस्व प्राप्त करना था। जागीरदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन थी? जागीर वेतन के बदले प्रदान की जाती थी। जागीरदारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। जागीरदारी किसानों से राजस्व वसूला करते थे। सम्राट आवश्यक पड़ने पर जागीर बदल सकता था। यह व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली से जुड़ी हुई थी। इससे प्रशासन एवं सेना का संचालन सुचारू रूप से होता था। निष्कर्ष क्या निकला? जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। इससे अधिकारियों को वेतन मिलता था तथा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए कि मुगल कालीन कृषि कैसी थी, इसके बारे में हम लोग को देखना है। सबसे पहले इसका भूमिका या परिचय देखेंगे। मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। अधिकांश जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई थी। मुगल शासकों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं भूमि राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित कर बनाने में अनेक सुधार किए थे। मुगल काल में कृषि व्यवस्था प्रमुख विशेषताएं बताइए। मुगल काल में कृषि व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। इसमें मुगल काल में गेहूं, धान, जौ, बाजरा, कपास, धान और दालें प्रमुख फसल थी। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहरें का प्रयोग किया जाता था। अकबर के समय भूमि का मापन एवं वर्गीकरण किया जाता था। किसानों से निश्चित नियमों के अनुसार भूमि कर वसूला जाता था। कृषि उत्पादन से व्यापार तथा राज्य की आय में वृद्धि होती गई। निष्कर्ष क्या निकला? मुगल कालीन कृषि व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कृषि सुधार, सिंचाई व्यवस्था एवं संगठित भूमि राजस्व प्रणाली ने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में था, मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास की चर्चा कीजिए। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। कृषि, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग तथा समुद्री व्यापार के विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया। भारत का एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों के साथ व्यापार संबंध था। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। व्यापार और वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, ये देखना है। आंतरिक व्यापार, जो हमारे गांव के नगर के अंदर हुआ, उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। नगरों में गांवों के बीच वस्तुओं का नियमित आदान प्रदान था। स्थानीय बाजार और मेल व्यापारी के प्रमुख केंद्र थे। स्थानीय बाजार और मेले जो थे वो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इससे ही व्यापार को लाभ मिलता था। विदेशी व्यापार, अब जो हमारे देश के बाहर होता था, जो हमारे देश के अंदर हुआ वो आंतरिक व्यापार, और जो हमारे देश के बाहर हुआ वो बाहरी व्यापार। विदेशी व्यापार भारत का अरब, फारस, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा यूरोप से व्यापार होता था। समुद्री एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। प्रमुख निर्यात, अब क्या क्या निर्यात किया जाता था, क्या क्या भेजा जाता था व्यापार से, मतलब विदेश में हमारे देश से क्या क्या चीज़ भेजी जाती थी। सूती एवं रेशमी वस्त्र, मसाले, चीनी, नील और कीमती पत्थर प्रमुख रूप से भेजे जाते थे विदेश में। और हमारे देश में प्रमुख आयात क्या क्या आता था? घोड़े, रेशम, मोती, सोना चांदी, विलासिता की वस्तुएं मुख्य रूप से आती थी। व्यापारिक नगर कौन कौन से थे? दिल्ली, आगरा, लाहौर, खंभात, कालीकट, ये सब व्यापारिक नगर में
आते थे। राज्य का योगदान क्या था? शासकों ने सड़क, बंदरगाहों और सुरक्षा व्यवस्था का व्यापार को बढ़ावा दिया। शासकों ने सड़क, बंदरगाहों और सुरक्षा व्यवस्था कर व्यापार को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष क्या निकला? मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य ने आर्थिक समृद्धि, शहरीकरण तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और भारत को विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में शिक्षा एवं संस्कृति के विकास पर प्रकाश डालिए। मध्यकालीन भारत में शिक्षा और संस्कृति कैसी थी, इसके विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है हमें। पहले लिखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में शिक्षा और साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में संस्कृति, फारसी, अरब और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई। शासकों एवं धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा को संरक्षण प्रदान किया। शिक्षा और साहित्य का विकास कैसे हुआ? शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा और मकतब। भाषा का विकास, कौन कौन भाषा का विकास हुआ था? संस्कृति, फारसी, अरबी, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल इत्यादि भाषा का विकास हुआ था। प्रमुख विद्वान कौन कौन थे उस समय? अमीर खुसरो, अबुल फजल, तुलसीदास, सूरदास, कबीर इत्यादि प्रमुख विद्वान थे। साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी थी? इतिहास था, कविता था, धार्मिक ग्रंथ, दर्शन और संगीत। राजकीय संरक्षण, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासकों ने विद्वान और साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक जो थे विद्वान और साहित्य को संरक्षण प्रदान करते थे। निष्कर्ष क्या निकला? मध्यकालीन भारत में शिक्षा एवं साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया तथा ज्ञान, भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अल-बरूनी के भारत वर्णन का मूल्यांकन कीजिए। अल-बरूनी के भारत वर्णन का मूल्यांकन कीजिए। अल-बरूनी कौन थे, क्या थे और वे कब आए थे? पहले भूमिका या परिचय में लिखेंगे, अल-बरूनी 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान एवं यात्री था। अल-बरूनी जो थे वो हमारे यहाँ यात्रा करने आए थे 11वीं शताब्दी में और विद्वान भी वो पूरे थे। जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था उसने भारत की समाज, धर्म, संस्कृति, विज्ञान एवं भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? किताब उल हिंद। और आपको लिखना है कि अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कब आया था, पूरा उसका ईस्वी बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल-बरूनी का योगदान, अल-बरूनी के क्या योगदान थे? भारतीय समाज एवं जाति व्यवस्था का वर्णन किया, भारतीय धर्म और दर्शन एवं संस्कृति का अध्ययन किया था, गणित, ज्योतिष एवं विज्ञान की जानकारी देता था। वो ज्योतिष की तरह भी काम करते थे। भारत की भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं का वर्णन किया, निष्पक्ष और तर्कपूर्ण दृष्टि से अपनाने का प्रयास किया। उनकी पुस्तक मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत था। निष्कर्ष, अब अल-बरूनी के बारे में निष्कर्ष क्या निकला? अल-बरूनी भारत का वर्णन भारतीय समाज, संस्कृति, ज्ञान परंपरा को समझने का विश्वसनीय स्रोत है। इतिहासकार आज भी उसके विवरण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वो विदेशी होकर यहाँ आकर अध्ययन किए थे। प्रश्न संख्या 21, अमीर खुसरो के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमीर खुसरो के योगदान क्या क्या थे, उन पे हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या योगदान दिया था। पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, साहित्यिक, इतिहासकार और विद्वान थे। अमीर खुसरो जो थे वो सल्तनत के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, इतिहासकार और विद्वान थे। उन्हें भारत का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था। उन्हें भारतीय संस्कृति और फारसी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमीर खुसरो का योगदान, अमीर खुसरो के अब क्या क्या योगदान रहे? फारसी साहित्य के
महान कवि थे। वे फारसी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने अनेक साहित्यिक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने भारतीय और फारसी संस्कृति के समन्वय को बढ़ावा दिया था। अमीर खुसरो संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। उनकी रचनाएं मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। निष्कर्ष: अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य, संगीत, इतिहास और संस्कृति समन्वय के क्षेत्र में उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रश्न संख्या है 22। चिश्ती सूफी सिलसिले की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। कि चिश्ती सूफी सिलसिला क्या था, उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला माना जाता है। इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में की थी। इस सिलसिले ने प्रेम, सेवा, मानवता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देकर भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। चिश्ती सिलसिले की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन हैं? प्रेम और मानव सेवा। चिश्ती सिलसिले की प्रमुख विशेषता है प्रेम और मानव सेवा। चिश्ती संत मानव सेवा को ईश्वर की सच्ची भक्ति मानते थे। फिर धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्म के लोगों के प्रति समान व्यवहार और सम्मान संदेश दिया था। सादा जीवन। चिश्ती संत सादगी, त्याग और विनम्रता का जीवन जीते थे। खानका व्यवस्था। उन्होंने खानकाहों की स्थापना की जहां लोग भोजन, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे। संगीत का महत्व। संगीत का क्या महत्व था? चिश्ती सूफी संत ने संगीत का क्या महत्व बताया था? ईश्वर की भक्ति के लिए संगीत और कव्वालियों का प्रयोग उन्होंने किया था। प्रमुख चिश्ती संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया इत्यादि प्रमुख सूफी संत थे, चिश्ती संत थे। निष्कर्ष क्या निकला? चिश्ती सिलसिला ने भारतीय समाज में प्रेम, समानता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को मजबूत किया तथा भारतीय संस्कृति पर अमिट प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका और परिचय। भारतीय आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति थी। दोनों का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति था, किंतु उनकी उपासना पद्धति और विचारों में अंतर था। दोनों की जो सोच थे कि भक्ति करना है, लेकिन दोनों का जो है मार्ग अलग अलग था। कैसे करना है वो देखते हैं। एक तरफ देखेंगे पहले निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति में अंतर। एक तरफ देखेंगे निर्गुण भक्ति या दूसरी तरफ देखेंगे सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार माना गया, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप दिया गया। निर्गुण भक्ति माना गया कि ईश्वर निराकार है, जबकि सगुण भक्ति माना गया कि ईश्वर साकार है, मतलब एक मूर्ति के रूप में। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, जबकि सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया। निर्गुण भक्ति में ज्ञान, प्रेम और साधना पर बल दिया गया, जबकि सगुण भक्ति में भक्ति, पूजा और आराधना पर बल दिया गया। निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल इत्यादि थे, जबकि सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। निर्गुण भक्ति में जाति पाति और कर्म कांड का विरोध था, जबकि सगुण भक्ति में के माध्यम से ईश्वर की कृपा पर बल दिया गया। अब दोनों में अंतर तो हो गया, लेकिन दोनों में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में समानताएं क्या क्या थी वो भी देखना है। दोनों का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति था। दोनों ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ने प्रेम, सद्भाव और नैतिक जीवन पर बल दिया था। निष्कर्ष क्या निकला? निर्गुण और सगुण भक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होने के बावजूद दोनों ने भारतीय समाज में धार्मिक जागृति, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया। भक्ति आंदोलन के विकास में दोनों धाराओं का समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
मध्यकालीन भारत की प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में समुद्री व्यापार आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार था। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तट पर अनेक बंदरगाह विकसित हुए, जिनके माध्यम से अरब, फारस, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप के दोनों देशों के साथ व्यापार होता था। अब प्रमुख बंदरगाह कौन कौन था? प्रमुख बंदरगाह में आता है कालीकट यानी कोझिकोड। कोझिकोड यानी कालीकट जो है मसाला के व्यापार के लिए प्रमुख था। अरब व्यापारियों का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। खंभात यानी कम्बे गुजरात का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। यह सूती वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था। फिर वो सूरत जो था मुगल काल का प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र था। विदेशी व्यापारियों का भी प्रमुख आगमन स्थल था। मछलीपट्टनम दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था और वस्त्र और मसाला के व्यापार के लिए भी प्रमुख था। कन्नूर जो था अरब एवं यूरोपीय व्यापारियों के लिए प्रमुख केंद्र था। निष्कर्ष निकलता है कि मध्यकालीन भारत के बंदरगाहों ने विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास और समाज और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व में योगदान दिया था। अब क्वेश्चन संख्या देखेंगे 25। मध्यकालीन भारत के प्रमुख शिल्प उद्योगों का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत के प्रमुख शिल्प उद्योग क्या थे, उनके बारे में परिचय देना था। मध्यकालीन भारत में कृषि के साथ साथ शिल्प उद्योग भी आर्थिक विकास का प्रमुख आधार थे। भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं की देश विदेश में अत्यधिक मांग थी। प्रमुख शिल्प उद्योग में थे वस्त्र उद्योग में आता था सूती, रेशम, ऊनी वस्त्रों का निर्माण। धातु उद्योग में हथियार, औजार और धातु के बर्तन बनाए जाते थे। आभूषण उद्योग में सोना, चांदी, रत्नों के आभूषण तैयार किए जाते थे। मिट्टी एवं चीनी मिट्टी के उपयोग में आता था। बर्तन तथा सजावटी वस्तु बनाई जाती थी। जहाज निर्माण में समुद्री व्यापारी के लिए जहाज बनाए जाते थे। कागज उद्योग में शिक्षा एवं प्रशासन के विस्तार से कागज का उत्पादन बढ़ा। निष्कर्ष निकला कि मध्यकालीन भारत में शिल्प उद्योग ने व्यापार और रोजगार और आर्थिक समृद्धि को महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक एवं ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कृषक और ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका और परिचय को। मध्यकालीन भारत का अधिकांश समाज ग्रामीण था और इसकी आजीविका का प्रमुख आधार था कृषि। ग्रामीण समाज भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। प्रमुख विशेषताएं में आता है कृषि मुख्य व्यवसाय था। गांव आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी। किसान भूमि पर खेती कर राजस्व देते थे। शिल्पकार एवं कारीगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। पंचायतें स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जबकि सामाजिक जीवन जाति व्यवस्था से प्रभावित था। निष्कर्ष क्या निकला? कृषक एवं ग्रामीण समाज मध्यकालीन भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार था तथा राज्य की समृद्धि का प्रमुख स्रोत था। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, फारसी संस्कृति के विकास पर टिप्पणी लिखिए। फारसी साहित्य के विकास जो थे उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। फारसी साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले इसको देखेंगे भूमिका या परिचय। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। इस कारण फारसी साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ था। प्रमुख बिंदु में देखेंगे, प्रमुख बिंदु में है फारस प्रशासन एवं न्यायालय की भाषा थी। फारसी जो थी प्रशासन और न्यायालय की भाषा थी। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी में लिखे गए थे। अमीर खुसरो और अबुल फजल प्रमुख इतिहासकार थे। इतिहास, कविता और जीवनी साहित्य का विकास हुआ था। भारतीय एवं फारसी संस्कृति का समन्वय हुआ था। निष्कर्ष निकला फारसी भाषा के बारे में कि फारसी साहित्य ने मध्यकालीन भारत के इतिहास, संस्कृति व प्रशासन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक समन्वय पर टिप्पणी लिखिए। मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक समन्वय क्या थी उसके बारे में लोगों को टिप्पणी लिखना है।
सबसे पहले इसकी भूमिका और परिचय को देखेंगे। मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क से एक नई मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ था, जिसे सांस्कृतिक समन्वय कहा जाता है। प्रमुख बिंदु में होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने धार्मिक सद्भावना बढ़ाया। कला, स्थापत्य एवं संगीत में नई शैलियों का विकास हुआ। हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं का विकास हुआ। दारा सिकोह एवं अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनी। निष्कर्ष: मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक समन्वय भारतीय सभ्यताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मध्यकालीन भारत में शहरीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में शहरीकरण के बारे में हम लोगों को विस्तृत वर्णन करना है। सबसे पहले इसकी भूमिका या परिचय देखेंगे। मध्यकालीन भारत 8वीं से 17वीं शताब्दी में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में अनेक नए नगरों की स्थापना हुई तथा पुराने नगरों का विस्तार हुआ। ये नगर केवल प्रशासनिक केंद्र से नहीं, बल्कि व्यापार, उद्योग, शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। शहरीकरण ने भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मध्यकालीन भारत में शहरीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। आंतरिक एवं विदेशी व्यापारों के विस्तार में नए नगर विकसित हुए। व्यापारी वर्ग की संख्या बढ़ी तथा बाजारों का विस्तार हुआ। शिल्प एवं उद्योग का विकास। वस्त्र उद्योग, धातु, आभूषण, कागज एवं हस्तशिल्प उद्योग के कारण नगरों का विकास हुआ। शिल्पकार नगरों में बसने लगे। प्रशासनिक केंद्र की स्थापना। दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी जैसे नगर शासन के प्रमुख केंद्र बने। अधिकारियों एवं सैनिकों की उपस्थिति में नगरों का विस्तार हुआ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में बनारसी, अजमेर, मथुरा, उज्जैन जैसे नगर धार्मिक महत्व के कारण विकसित हुए, जो कि आज भी विकसित हैं। मंदिरों, मस्जिदों और सूफी खानकाहों के आसपास नगरों का विकास हुआ। राजकीय संरक्षण। शासकों ने सड़कें, सराय, पुल, किला, बाजार एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, जिससे व्यापार और आगमन को बढ़ावा मिला। व्यापार और आवागमन में आने जाने में आसानी होगी। मध्यकालीन नगरों की प्रमुख विशेषता। विकसित बाजार। नगरों में विभिन्न प्रकार के बाजार होते थे, जहां देशी और विदेशी वस्तुओं का व्यापार होता था। शिल्पकारों का निवास। कारीगर, बुनकर, सुनार, लाहौर एवं अन्य शिल्पकारों नगरों में रहते थे। सांस्कृतिक विकास। नगर साहित्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र बने। बहुसांस्कृतिक समाज। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग नगरों में रहते थे। आर्थिक समृद्धि। नगरों के विकास में रोजगार, व्यापार, राज्य की आय में वृद्धि हुई थी। प्रमुख मध्यकालीन नगर कौन कौन थे? जो प्रमुख नगर थे मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय, वो कौन कौन थे? दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, खंभात, कालीकट, वाराणसी इत्यादि प्रमुख नगर थे। शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण के क्या महत्व हुए? व्यापार में उद्योग का विकास हुआ। शहरीकरण होने से रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। कला एवं संस्कृति का संरक्षण प्रदान हुआ। प्रशासन को मजबूती मिला और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष यह निकला कि मध्यकालीन भारत में शहरीकरण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार था। विकसित नगरों ने भारत को विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या देखेंगे 30। मध्यकालीन भारत की मुद्रा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी मध्यकाल में, इसका विस्तृत वर्णन करना है। मध्यकालीन भारत में व्यापार और प्रशासन के विकास के साथ मुद्रा व्यवस्था भी अत्यधिक संगठित हुई।
दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने सुव्यवस्थित सिक्का प्रणाली विकसित की, जिससे व्यापार, कर संग्रह और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन हैं? विभिन्न प्रकार के सिक्के, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के इत्यादि, इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार के लेन देन में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत का योगदान, दिल्ली सल्तनत के क्या क्या योगदान थे? इल्तुतमिश ने टंका यानी चांदी का सिक्का और जीतल तांबे के सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। तांबे का और चांदी का सिक्का का प्रचलन इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इससे मुद्रा व्यवस्था में एक रूपता आई थी। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था, मुगल काल में मुद्रा की व्यवस्था क्या थी? शेरशाह सूरी ने रुपया का प्रचलन किया था। रुपया का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अकबर ने मुद्रा व्यवस्था को और अधिक संगठित बनाया। सोने की मुहर, चांदी के रुपया और तांबे के दाम व्यापक रूप से प्रचलित थे। व्यापार का महत्व, व्यापार का क्या महत्व था? मुद्रा के कारण वस्तु विनिमय की आवश्यकता कम हुई। जब मुद्रा मिलने लगा तब वस्तु को लेन देन करना कम होने लगा। व्यापार सरल और तेज हुआ। राज्य की आय, इस पे राज्य का क्या आय था? करों की वसूली मुद्रा में होने लगी, जिससे राजस्व व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता में देखेंगे, एक समान मुद्रा प्रणाली ने व्यापारियों का विश्वास बढ़ाया। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। मुद्रा व्यवस्था के क्या महत्व थे? व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। मुद्रा व्यवस्था होने से कर संग्रह में सुविधा हुई, आर्थिक स्थिरता आई, बाजार व्यवस्था का विस्तार भी हुआ और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला मुद्रा के विस्तार से, व्यवस्था से। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकले इसका देखेंगे। मध्यकालीन भारत की मुद्रा व्यवस्था ने आर्थिक विकास, व्यापारिक विस्तार और प्रशासनिक दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब मुद्रा का लेन देन होने लगा तो हम लोग वस्तु जो गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं देते थे, ये खत्म होने लगा, कम होने लगा। फिर हम लोग पैसे से खरीद बिक्री करने लगे, जिससे व्यापार में तेजी आई। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक सिक्का प्रणाली में हुए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में वस्त्र उद्योग का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब मध्यकालीन भारत में वस्त्र उद्योग कैसे थे उसका विस्तृत वर्णन करना है। सबसे पहले इसका भूमिका या परिचय देखेंगे। मध्यकालीन भारत में वस्त्र उद्योग सबसे विकसित एवं महत्वपूर्ण उद्योगों में एक था। भारतीय सूती, रेशम, ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, गुणवत्ता के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग ने व्यापार, रोजगार और राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है? सूती वस्त्र का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ था? गुजरात, बंगाल और उत्तर भारत में सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। मलमल, महीन सूती कपड़े और रंगीन वस्त्रों की बड़ी मांग थी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा विदेशी लोग पहनना पसंद करते थे। रेशमी वस्त्र, बंगाल, कश्मीर, दक्षिण भारत में रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। इनका प्रयोग राज परिवार एवं धनी वर्ग के लोग करते थे। रेशमी वस्त्र का प्रयोग राज परिवार के लोग और धनी व्यक्ति करते थे। ऊनी वस्त्र, कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता था। शॉल और कंबल विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। रोजगार के प्रमुख स्रोत, रोजगार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? बुनकर, रंगरेज और कारीगर बड़ी संख्या में इस उद्योग में जुड़े हुए थे। विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार इस पे क्या प्रभाव डाला? भारतीय वस्त्र अरब, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप तक निर्यात किए जाते थे। हमारे वस्त्र जो है वो देश विदेश में भी निर्यात किए जाते थे और लोग खूब पसंद करते थे, विदेशी लोग। राजकीय संरक्षण, सल्तनत और मुगल शासकों ने वस्त्र उद्योग को संरक्षण दिया था। निष्कर्ष, निष्कर्ष निकला कि वस्त्र उद्योग मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। इसने भारत को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया तथा आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में हस्तशिल्प उद्योग का वर्णन कीजिए।
मध्यकालीन भारत में जो है हस्तशिल्प का वर्णन करना है। सबसे पहले इसकी भूमिका और परिचय देखेंगे। मध्यकालीन भारत में हस्तशिल्प उद्योग अत्यंत विकसित था। भारतीय कारीगर अपनी कलात्मक और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। प्रमुख शिल्प उद्योग में था धातु उद्योग, आभूषण निर्माण, लकड़ी की कारीगरी, पत्थर की नक्काशी, मिट्टी एवं चीनी बर्तन के बर्तन और कागज का निर्माण। महत्व क्या थे? रोजगार में वृद्धि हुई, इससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, भारतीय कला और संस्कृति का भी विकास हुआ, राज्य की आय में भी इससे वृद्धि हुआ। निष्कर्ष निकला कि हस्तशिल्प उद्योग ने मध्यकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए कि मध्यकालीन भारत में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका और परिचय को। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था अत्यंत आवश्यक थी। मध्यकालीन शासकों ने सिंचाई के साधनों का विस्तार किया, जिससे कृषि का विकास हुआ था। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन थे? कुआं, तालाब, नहरें, बावड़ियां, राहट इत्यादि सिंचाई के प्रमुख साधन हुआ करते थे। प्रमुख योगदान किस किस ने योगदान दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। मुगल शासकों ने भी कई सिंचाई कार्यों को प्रोत्साहित किया था। कृषि उत्पादन में इससे वृद्धि आई थी। किसान की आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार हुआ था। निष्कर्ष निकला कि सिंचाई व्यवस्था ने मध्यकालीन भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला का विकास स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका या परिचय। फ्रेंड्स, आप लोग हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े और आप लोग को भी सपोर्ट मिलते रहे। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला का विकास, इसके हम देखेंगे भूमिका और परिचय। मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला का उल्लेखनीय विकास हुआ। हिंदू एवं इस्लामी स्थापत्य शैलियों के समन्वय से एक नई इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का विकास हुआ। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मेहराब और गुंबद का प्रयोग, विशाल किले एवं महलों का निर्माण, मस्जिदों एवं मकबरों का निर्माण हुआ। लाल पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग इसमें ज़्यादा होने लगा। नक्काशी एवं सुलेख कला का विकास भी होने लगा। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, फतेहपुर सीकरी प्रमुख उदाहरण है इसके। निष्कर्ष, मध्यकालीन स्थापत्य कला भारतीय संस्कृति, समन्वय और कलात्मक उत्कृष्टता का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न संख्या 35। मध्यकालीन भारत में चित्रकला के विकास पर टिप्पणी लिखिए। वो स्थापत्य कला थी जिसमें ताजमहल और सब आते थे, और यह चित्रकला मतलब ड्राइंग। भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में चित्रकला का विशेष विकास सल्तनत और मुगल काल में हुआ था। मुगल शासकों के संरक्षण में चित्रकला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की थी। प्रमुख विशेषता क्या थी चित्रकला की? मुगल चित्रकला का विकास हुआ था। फारसी एवं भारतीय शैली का समन्वय बढ़ा था। दरबारी जीवन, युद्ध, शिकार एवं प्रकृति का चित्रण बना था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। लघु चित्रकला का विकास हुआ था। राजपूत चित्रकला भी इस काल में विकसित हुई थी। निष्कर्ष, मध्यकालीन भारत की चित्रकला भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है, जिसने भारतीय संस्कृति और सौंदर्य बोध को समृद्ध किया था। प्रश्न संख्या 36। मध्यकालीन भारत में संगीत के विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अब संगीत का विकास कैसे हुआ था मध्यकाल में, इस पे हम लोग को टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में संगीत का अत्यधिक विकास हुआ था। इस काल में हिंदू मुस्लिम संगीत परंपराओं के समन्वय से भारतीय संगीत को नई दिशा मिली। सल्तनत और मुगल शासकों के संरक्षण में अनेक प्रसिद्ध संगीतकार हुए तथा नई गायन शैलियों
और वाद्य यंत्रों का विकास हुआ था। अब संगीत के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन थे? शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने संगीत का विशेष संरक्षण दिया था। राज दरबारों में संगीत सभाएं आयोजित होती थी। अमीर खुसरो का योगदान। अमीर खुसरो ने संगीत में क्या योगदान दिया था? कव्वाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। भारतीय और फारसी संस्कृत का समन्वय स्थापित किए थे। नए रागों और वाद्य यंत्रों के विकास का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है, अमीर खुसरो को। तानसेन का योगदान। तानसेन ने अपने संगीत में क्या योगदान दिया था? अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे तानसेन। ध्रुपद गायन शैली के महान गायक थे तानसेन। अनेक नए रागों का विकास उन्होंने किया था। भक्ति सूफी संगीत। भक्ति एवं सूफी संगीत, भजन, कीर्तन, कव्वाली लोकप्रिय हुए। संगीत को ईश्वर भक्ति का माध्यम बताया गया। वाद्य यंत्र में कौन कौन आता है? बीना, पखवज, तबला और सितार इत्यादि वाद्य यंत्र आते हैं। महत्व क्या था? संगीत के विकास का क्या महत्व था? भारतीय संगीत का विकास हुआ था। संस्कृति समन्वय को बढ़ावा मिला था। धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रसार हुआ था। निष्कर्ष, भारतीय संगीत विकसित होने से इसका क्या निष्कर्ष निकला? मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। इस काल में विकसित संगीत परंपराएं आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब मध्यकाल में भारत की महिलाओं की स्थिति क्या थी, वे कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले इसकी देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित थी। उच्च वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति में बहुत अंतर था। कुछ सीमाओं के बावजूद अनेक महिलाएं ने राजनीति, साहित्य और भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रोक टोक लगे हुए थे महिलाओं के उस समय। महिलाओं की स्थिति, परिवार में महत्वपूर्ण स्थान, प्रदा प्रथा का प्रचलन उस समय था। बाल विवाह कर दिया जाता था महिलाओं को। सती प्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मीराबाई जैसी महिलाओं ने भक्ति आंदोलन में योगदान दिया था। राजघराना की कुछ महिलाएं प्रशासन में भी सक्रिय रही थी। निष्कर्ष, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद अनेक महिलाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को समृद्ध बनाया था। न रुकावट होने के बाद ही महिलाएं आगे आई थी। फिर मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब हमारी जाति कैसी थी उसके बारे में बताना है कि जाति में क्या क्या बुराइयां थी, क्या हुए थे उस समय। सबसे पहले इसके देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार थी। समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित था। इस व्यवस्था का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अब जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? समाज में जातियों में विभाजित, समाज जो है जातियों में विभाजित था। प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक व्यवसाय था। ऊंच नीच एवं छुआछूत का प्रभाव था। सामाजिक गतिशीलता सीमित थी। भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने जाति भेद का विरोध किया था। सामाजिक सुधार की भावना विकसित हुई थी। निष्कर्ष क्या निकला था? जाति व्यवस्था मध्यकालीन समाज की महत्वपूर्ण विशेषता थी, किंतु भक्ति एवं सूफी संतों के प्रयास से सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना को बल मिला था। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 39 में है मध्यकालीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणी लिखिए। इसमें देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में विभिन्न धर्मों की अनुयायी रहते थे। उनके शासकों एवं संतों ने धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया था। प्रमुख बिंदु में थे अकबर की सुलह ए कुल नीति, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का प्रभाव, धारा सिखों का धार्मिक समन्वय, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान, संस्कृति एकता का विकास, सामाजिक सद्भाव का बढ़ावा। निष्कर्ष,
धार्मिक सहिष्णुता मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। मध्यकालीन भारत में एक कला और संस्कृति के विकास का वर्णन कीजिए कि कला कैसा था और हमारी संस्कृति कैसी थी। इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। मध्यकालीन भारत में कला एवं संस्कृति का व्यापक विकास हुआ। स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, साहित्य तथा शिल्पकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। हिंदू और इस्लामी परंपराओं के समन्वय से हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के समन्वय से एक समृद्ध मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ था। कला एवं संस्कृति का विकास, इसमें कला और संस्कृति का विकास के बारे में देखना। स्थापत्य कला का विकास हुआ। कुतुब मीनार, ताजमहल और लाल किला ये सब बनाए गए थे स्थापत्य कला में। मुगल एवं राजपूत चित्रकला का विकास हुआ था। मुगल एवं राजपूत चित्रकला का भी विकास हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का विस्तार हुआ था। हमारे संगीत का भी उसी समय विस्तार हुआ था। फारसी, संस्कृत एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था। हस्तशिल्प एवं मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। महत्व, अब इनके क्या महत्व रहे। भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई। संस्कृत समन्वय को बढ़ावा मिला। कला के नए रूप विकसित हुए। विश्व स्तर पर भारतीय कला की पहचान बनी। निष्कर्ष, मध्यकालीन भारत का कला एवं संस्कृति का विकास भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। इस काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी भारत की पहचान और गौरवपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालसा भूमि क्या है। खालसा भूमि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका देखेंगे भूमिका या परिचय। खालसा भूमि वह भूमि थी जिसका राजस्व सीधे राज्य के खजाने में जमा होता था। ये कोई जमींदार कोई कुछ नहीं लेता था, डायरेक्ट राज्य के खजाने में ये कर जमा हो जाती थी। इस भूमि का प्रशासन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। विशेषताएं, भूमि पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। राजस्व सीधे शाही कोष में जमा हो जाता था। अमीर एवं अन्य अधिकारी राजस्व वसूलते थे। किसानों को निर्धारित कर देना पड़ता था। जो निर्धारित कर दिया उसे किसानों को देना ही देना है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होता था। निष्कर्ष, खालसा भूमि व्यवस्था ने मुगल प्रशासन की आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाया था। प्रश्न संख्या देखेंगे 42। पाइक प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। पाइक प्रणाली क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। पाइक प्रणाली असम के अहोम राज्य की प्रमुख प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था थी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सेवा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। पाइक प्रणाली की विशेषता देखेंगे। प्रत्येक वयस्क पुरुष राज्य सेवा के लिए उत्तरदायी था। कृषि एवं सैन्य कार्य दोनों करते थे। नियमित वेतन के स्थान पर भूमि प्रयोग का अधिकार मिलता था। राज्य की सेना संगठित रहती थी। प्रशासन में भी पाइक महत्व भूमिका निभाते थे। इससे राज्य आत्मनिर्भर बनता था। पाइक प्रणाली अहोम राज्य की राज्य शक्ति की स्थिरता का प्रमुख आधार था। फिर मध्यकालीन भारत में बाजार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में बाजार की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताना है। मध्यकालीन भारत में व्यापार के विकास के साथ बाजार व्यवस्था भी विकसित हुई। नगरों एवं कस्बों में नियमित बाजार लगते थे। प्रमुख बिंदु में स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ। विशेष वस्तुओं के अलग अलग बाजार लगे। व्यापारियों एवं शिल्पकारों का सक्रिय भागीदारी रही। राज्य द्वारा बाजारों को सुरक्षा प्रदान किया गया। वस्तुओं एवं मूल्यों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। राजस्व में वृद्धि हुई। निष्कर्ष क्या निकला। बाजार के स्थापित होने से निष्कर्ष क्या निकला। बाजार व्यवस्था ने मध्यकालीन भारतीय की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में कर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कर की क्या व्यवस्था थी मध्यकाल में। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत विभिन्न प्रकार के कर थे।
इनसे प्रशासन, सेना और सार्वजनिक कार्य का संचालन होता था। प्रमुख कर में आता था भूमि कर, जजिया, चुंगी यानी सीमा शुल्क, व्यापारी कर, सिंचाई कर, अनस्थानीय कर इत्यादि। निष्कर्ष क्या निकला? कर व्यवस्था राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार थी। अब हम लोग देखेंगे जजिया कर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जजिया कर क्या था, उस पर टिप्पणी लिखना है। जजिया एक कर था जो कुछ मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। यह मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण कर व्यवस्था का भाग था। आपको बताना है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था और सबसे पहले जजिया कर को किसने समाप्त किया था। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रमुख बिंदु था गैर मुसलमानों से जजिया लिया जाने वाला कर सभी पर समान रूप से लागू नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ गैर मुस्लिम या हिंदुओं पे लागू था, मुस्लिम पे लागू नहीं था। कुछ वर्गों के लिए भी छूट थी, जैसे ब्राह्मण, महिला, वृद्ध, बच्चे, ये सब पे छूट था। फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब ने इसे लागू किया था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। इससे सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव पड़े थे। निष्कर्ष निकला कि जजिया कर मध्यकालीन भारत की धार्मिक और आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण पक्ष था। फिर अकबर की सुलह-ए-कुल नीति का वर्णन कीजिए। अकबर की जो सुलह-ए-कुल नीति था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। सुलह-ए-कुल का अर्थ है सभी के साथ शांति। सुलह-ए-कुल का अर्थ है सभी के साथ शांति का व्यवहार करना। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और समानता स्थापित करने के लिए यह नीति अपनाई थी। प्रमुख विशेषता क्या था? सुलह-ए-कुल का प्रमुख विशेषता क्या थी? सभी धर्मों के प्रति सम्मान, धार्मिक भेदभाव का विरोध करना, योग्य व्यक्तियों को समान अवसर देना, जजिया कर समाप्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और प्रशासनिक में सभी धर्मों की भागीदारी को बराबर करना। निष्कर्ष: सुलह-ए-कुल नीति ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया तथा धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। सुलह-ए-कुल नीति ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया तथा धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में राजस्व अधिकारियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। राजस्व अधिकारी भूमि कर की वसूली कर तथा राजस्व प्रशासन के संचालन के लिए नियुक्त किए जाते थे। प्रमुख अधिकारी में कौन कौन था? राजस्व अधिकारी में अमील, कानूनगो, पटवारी, मुकद्दम, चौधरी और दीवान। निष्कर्ष निकले कि राजस्व अधिकारी ने राज्य की आय सुनिश्चित करने तथा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका हम लोग को देखनी है। ग्राम पंचायत ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख संस्था थी। यह स्थानीय समस्याओं का समाधान तथा ग्राम व्यवस्था का संचालन करती थी। प्रमुख कार्य में थे विवादों का निपटारा करती थी ग्राम पंचायत, कर संग्रह में सहायता करती थी ग्राम पंचायत, सिंचाई एवं सार्वजनिक कार्य करती थी, ग्राम की सुरक्षा ग्राम पंचायत के हाथ में थी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती थी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती थी। ग्राम पंचायत का निष्कर्ष यह निकला कि ग्राम पंचायत ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में कुटीर उद्योग का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में कुटीर उद्योग क्या थे जो गांव में विकसित होती थी? कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थे। ये मुख्यतः परिवार आधारित उद्योग थी जो हम लोग घर में ही उद्योग करते थे, जैसे कटाई करना, ये सब। जैसे हो गया प्रमुख कुटीर उद्योग में हो गया बुनाई करना, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, तेल निकालना, रस्सी बनाना, टोकरी निर्माण करना इत्यादि कुटीर उद्योग में आते थे, जो लोग घर में बैठ के किया करते थे। कुटीर उद्योग ने रोजगार एवं ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज फ्रेंड, आप लोग हमारी
मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। इसमें देखेंगे मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, व्यापार तथा विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। प्रमुख परिवर्तन कौन कौन हुए? धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि हुई, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का प्रभाव बढ़ा, क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, कला संगीत साहित्य की उन्नति हुई, संस्कृति समन्वय का विकास हुआ, सामाजिक सुधार की भावना का प्रसार हुआ। निष्कर्ष क्या निकला कि मध्यकालीन भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन भारतीय सभ्यता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.